हेलो फ्रेंड, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो हम लोगों ने कल संडे था, कल हिस्ट्री का मेंस का क्लास नहीं देखा था। आज देखते हैं। तो हम लोगों ने इससे पहले शनिवार तक मोहम्मद महमूद गौरी के बारे में देख लिया था। उसके का पूरा मॉडर्न कर लिया था। मेंस के रिलेटेड जितने भी टॉपिक बनते हैं, साथ में मोहम्मद गौरी के जो चरित्र है जिसका मूल्यांकन करना था, तो उसमें सेम टू सेम महमूद गजनवी जैसा ही उसका भी मूल्यांकन है। बस परिवर्तन क्या है, उसमें आपको एक चीज़ चेंज करना है कि महमूद गजनवी जैसा वो महत्वाकांक्षी उतना साहसी नहीं था, क्योंकि महमूद गजनवी भारत पर जितनी भी बार आक्रमण किया है कभी भी उसने हार का सामना नहीं किया है। लेकिन मोहम्मद गौरी को 2 बार हार का सामना करना पड़ा। एक बार 1178 में मूलराज द्वितीय के समय में पहला हार हुआ था। साथ में पृथ्वीराज चौहान के साथ में तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसके समय उसकी हार हुई थी। तो उतना महत्वाकांक्षी और उतना साहसी व्यक्ति नहीं था मोहम्मद गौरी। किसकी तुलना में? तो महमूद गजनवी की तुलना में, क्योंकि महमूद गजनवी को बचपन से ही सेनापति के नाम से पुकारा जाता है। ये बातें याद रखनी है। और सारे के सारे जो हमने महमूद गजनवी के बारे में बताया है वही सब पूरा का पूरा आपको लिखना है। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो दिल्ली सल्तनत को स्टार्ट करने से पहले कुछ फैक्ट देख लेते हैं, फिर दिल्ली सल्तनत को अच्छे से स्टार्ट करेंगे। और हम आज कुतुबुद्दीन ऐबक का पूरा परिचय देखेंगे, पूरा का पूरा मेन से रिलेटेड सारी चीज़ें। और दिल्ली सल्तनत में आपको 5 शासक के बारे में पढ़ना है जो कि मेंस में आते हैं। एक है आपके कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरे हैं आपके इल्तुतमिश, तीसरे हैं आपके बलबन बलबन साथ में रजिया को भी पढ़ लेंगे। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी हैं, मोहम्मद बिन तुगलक हैं, और फिरोज शाह तुगलक हैं, और सिकंदर लोदी हैं। तो इनके बारे में हमको विस्तार से पढ़ना है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गुलाम वंश से। तो गुलाम वंश का काल देखते हैं, इसके बाद धीरे धीरे करके पूरा का पूरा डिटेल में देखेंगे। तो गुलाम वंश, इसके बाद आपका आता है खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। तो गुलाम वंश का जो काल होता है वो 1206 से 1290 के बीच में होता है, याद रखिएगा। गुलाम वंश का काल है क्या? 1206 से 1290 में। हालांकि इसको गुलाम वंश कहना उतना उचित नहीं है जितना मामलूक वंश कहना ज़्यादा उचित होगा, उसके बारे में भी देखेंगे। खिलजी वंश का जो शासनकाल है वो 1290 से 1320 तक है, जो कि सबसे कम है, 30 वर्षों तक है। तुगलक वंश का है 1320 से 1414 तक, 94 वर्षों तक सबसे ज़्यादा है। उसके बाद सैयद वंश का 1414 से 1451 तक है, 37 वर्षों का। और लोधी वंश का है इसके आगे 1526 तक। तो 75 सालों का है किसका शासनकाल? लोधी वंश का। तो सबसे ज़्यादा किसका काल है, याद रखिएगा। कुछ फैक्ट भी याद रखना होना चाहिए आपको पास। 94 वर्षों तक शासन किया था तुगलक वंश ने, 84 वर्षों तक शासन किया था गुलाम वंश ने, और इसके बाद आपके लोधी वंश आते हैं, और सबसे अंतिम में आते हैं खिलजी वंश। अब देखते हैं शासक कौन कौन से हुए। तो आपके जो संस्थापक थे गुलाम वंश के, या कह लीजिए मामलुक वंश के, तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश को। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे, और तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश के संस्थापक खिजर खां, और लोधी वंश के शासक बहलोल लोधी। तो इन सभी के बारे में हम लोग पूरा डिटेल से देखेंगे। गौरी की मृत्यु हो जाती है 1206 में, याद रखिएगा। 1206 में गौरी की अचानक ही मृत्यु होती है। और गौरी के जो गुलाम थे उनमें से एक हैं जो सबसे ज़्यादा मानता था गौरी जिस किसी को, और सबसे वफादार और सबसे महान कह लीजिए, या कह लीजिए सबसे महत्वाकांक्षी, सबसे उत्कृष्ट जो सैनिक था वो था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद जो गुलाम थे वो थे कुवाचा और यलदौज। तो इन सभी के बारे में पूरा का पूरा देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तुगलक वंश के बारे में। तो तुगलक वंश में हम लोग 3 वंशों में इनको डिवाइड करके देखते हैं। एक है आपका कुतुबी वंश, दूसरा है शमसी वंश, इसके बाद बलबनी वंश। तो बलबनी वंश में बलबन, शमसी वंश में आपके इल्तुतमिश जी का शासनकाल आता है कब से? 1212 से आपका आता है 1236 में। और कुतुबी वंश से कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो 1206 ईस्वी से 1290 के मध्य में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुआ है। कब से? तो 1206 से 1290 के बीच में। यद्यपि ये वंश क्या है, यद्यपि ये विख्यात वंश ना थे, क्योंकि ये सुल्तान तुर्क थे तथा उनके वंश पृथक पृथक थे। ये तुर्की थे, याद रखिएगा, ये तुर्की थे, और इनके वंश क्या थे? अलग अलग थे, पृथक पृथक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबी इस्लाम, इसके बाद आपका इल्तुतमिश, शमसी और बलबनी राजवंश के संस्थापक थे। और इस प्रकार दिल्ली में इस समय के क्या थे? एक ही नहीं बल्कि 3 राजवंशों से राज्य किया करते थे। 3 अलग अलग राजवंशों से राज्य किया करते थे। इनके माता पिता अलग अलग स्वतंत्र माता पिता थे, अपने अपने संतानें थे, इसलिए इनको
गुलाम ना कहकर मामलूक वंश कहना ज़्यादा उचित समझा जाता है। देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे किसके बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो दिल्ली का यदि पहला तुर्क शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, तो दिल्ली का पहला था, क्योंकि मोहम्मद गोरी ने दिल्ली पर नहीं राज किया था, तो याद रखिएगा। तो दिल्ली का पहला तुर्क शासक माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसी को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। तो भारत में तुर्की राज्य का भी संस्थापक किसको माना जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि मोहम्मद गोरी ने भारतीय प्रदेशों को विजित करके उन्हें क्या किया था, अपने राज्य का अंग अवश्य बनाया था, लेकिन गोर का वो सुल्तान था। कहाँ का सुल्तान था, तो गोर का सुल्तान था, ना कि दिल्ली का। तो ये बात याद रखनी है। इसीलिए कहा जाता है कि दिल्ली का प्रथम जो तुर्क शासक हुआ वो कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ। अब कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल देखते हैं। तो 1192 में, तो 1192 में क्या 1191 में ही, तो 1192 से 1206 तक क्या किया था, गोरी की सहायता की थी। गोरी का सेनापति के रूप में कार्य किया था किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तराई के युद्ध में गोरी के साथ रहा था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद 1206 से 1208 में दास्ता से उसको मुक्त किया गया। किसने किया था, तो गियासुद्दीन मोहम्मद द्वारा। मलिक और सिपा सलार की उपाधि दी गई थी, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं धारण किया था। साथ में 1208 से 1210 में वह स्वतंत्र शासक रहा, और 1210 में ही क्या हुआ, उसकी मृत्यु हो गई चौगान खेलते समय। और उसका जो मकबरा है वो कहाँ पर है, लाहौर में है। तो ये सभी फैक्ट हैं, इसको याद रखिएगा। तुर्क जनजाति था, और उसको क्या नैसापुर के एक शासक ने, जिनका नाम अभी पता बताएंगे हम लोग, तो उन्होंने खरीद कर क्या किया था, इसको गौरी को बेच दिया था। चलिए देखते हैं अब एक एक करके। तो ऐबक के प्रारंभिक जीवन के बारे में और संघर्ष के बारे में देखते हैं। तो भारत में तुर्की राज्य की संस्थापक कौन थे, तो भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। गौरी ने भारतीय प्रदेशों को विजित करके क्या किया था, उन्हें अपने राज्य में अंग अवश्य बनाया था, किंतु वह गोर का सुल्तान था, ना कि दिल्ली का। ये हमने पहले बता दिया। ऐबक तुर्क था तथा बचपन में इसको निसापुर के काजी, तो निसापुर के काजी ने क्या किया था, उसको खरीद लिया था, दास के रूप में खरीदा था निसापुर के काजी ने। और साथ में क्या किया, तो उन काजी का नाम आपको याद रखना है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, अब्दुल अजीज कूफी। तो अब्दुल अजीज कूफी ने क्या किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता के रूप में खरीदा था। और उस समय ये प्रचलन था तुर्कियों में कि जो दास होते थे उनको अधिक प्रतिष्ठित किया जाता था, अधिक विश्वास उन पर किया जाता था, इसलिए उनको क्या किया था, अधिक से अधिक जानकारी दी जाती थी, अधिक से अधिक उनको कौशल दिया जाता था, ताकि वो क्या करें, युद्ध करने में सक्षम हो, और बाद में उनको राजा भी का भी पद दे दिया जाता था। तो उन्होंने क्या किया था, खरीदा था किसको, अब्दुल अजीज कूफी ने खरीदा था कुतुबुद्दीन ऐबक को। लेकिन कुछ समय के बाद जब अब्दुल अजीज कूफी की मृत्यु हो जाती है, तो उनके पुत्रों ने इसको गोरी को बेच दिया। तो गोरी ने खरीद लिया था किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को, और उसको अमीर ए आखुर की उपाधि दी थी, पद दिया था। इसका मतलब क्या होता है, अमीर ए आखुर का मतलब होता है अश्वशाला का अध्यक्ष। तो अश्वशाला का अध्यक्ष होता है अमीर ए आखुर के मतलब। तराइन के युद्ध में ऐबक ने गोरी की सहायता की थी। गोरी की मृत्यु के अवसर पर ऐबक गोरी के क्या, दिल्ली, लाहौर और उसके अधीन भारतीय प्रदेशों का सूबेदार था। तो उस समय क्या था, जब मृत्यु हुई थी, तो वो दिल्ली, लाहौर और उसके अधीन जितने भी प्रदेश थे उसका सूबेदार हुआ करता था। कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन क्या हुआ, उसके साथ बहुत कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। उसको दिल्ली में अपना शासन स्थापित करने के लिए बहुत लोगों से लड़ना पड़ा। तो उनके बारे में देखते हैं कि उसकी शुरुआती कठिनाइयाँ किसके किसके साथ थी। तो सबसे पहले जो कठिनाइयाँ थी वो थी राजपूतों के साथ। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं, आपके मोहम्मद गोरी ने क्या किया था, तुर्कों को तो परास्त कर रखा था, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद गोरी जो हुए वो क्या हुए, दुर्बल अवस्था में आए, और कहीं कहीं पर राजपूत क्या हुए, अपने अपने स्थानों में क्या हुए, स्वतंत्रता थोड़ा सा महसूस किए, और संघर्ष के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक से संघर्ष किए। लेकिन क्या हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, उनको दबाने की कोशिश की। साथ में बंगाल के खिलजी सरदारों के पारस्परिक झगड़ों से वहाँ तुर्की सत्ता को दुर्बल कर दिया। ऐबक ने आधिपत्य को स्वीकार करने के लिए क्या क्या तत्पर न था। तो ऐबक क्या था, आधिपत्य को स्वीकार करने के लिए, तो ऐबक के आधिपत्य को स्वीकार करने के लिए तत्पर नहीं थे वो लोग, खिलजी। क्योंकि बंगाल और बिहार में किसने, तो बख्तियार खिलजी ने क्या किया था, बख्तियार खिलजी ने बंगाल और बिहार में अधिकार कर लिया था उस समय।
कुतुबुद्दीन ऐबक और गोरी ने वहाँ पर ध्यान नहीं दिया था। तो इस कारण से क्या हुआ, वो इसका ऐबक का आधिपत्य स्वीकार नहीं करना चाहता था। साथ में गोरी की जो अन्य दास हुआ करते थे जिनका नाम कुबाचा और यल्दोज था, तो गोरी के जो और दास थे जिनका नाम कुबाचा और यल्दोज था, उस समय कुबाचा का सिंध और उच्च का सूबेदार हुआ करता था, उससे संघर्ष हुआ। यल्दोज जो कि गजनी का, तो गजनी को क्या कहता था, स्वतंत्र स्थापित कर रखा था, गजनी को स्वतंत्र स्थापित किया था यल्दोज ने। लेकिन क्या हुआ, आपके ऐबक ने कूटनीति का, अपने कौशल का प्रयोग करते हुए इनके बहन से, इनकी पुत्री से विवाह करते, इधर उधर करते हुए पूरा का पूरा अपना आधिपत्य स्थापित किया। साथ में ख्वारिज्म शाह, तो ख्वारिज्म जो कि आपके पश्चिम में थे उस समय, जब हमने गोरी का लेक्चर देखा था, तो गोरी पूरब में विस्तार कर रहे थे और ख्वारिज्म जो है वो पश्चिम में अपना शासन स्थापित किए थे। तो उनकी भी डर बनी हुई थी, तो उनके भी से भी उनको संघर्ष करना पड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो ये इनकी कठिनाइयाँ थी शुरुआत में। आगे देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं। अब उनके मूल्यांकन के बारे में देखते हैं, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा आता है कि मूल्यांकन क्या हुआ, उसके संघर्ष किसके साथ थे। तो संघर्ष तो हमने देख लिया कि उसको बंगाल की खिलजियों से संघर्ष था, राजपूतों के साथ संघर्ष था, साथ में कुबाचा के साथ संघर्ष हुआ, और यल्दौज के साथ और ख्वारिज्म के शासकों के साथ उसका ज़्यादातर संघर्ष देखने को मिलता है। तो इतनी चीज़ें आपको लिखना है। साथ में कुतुबुद्दीन ऐबक का मूल्यांकन देखते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। तो भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कौन माना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक मोहम्मद गोरी के गुलामों में योग्यतम गुलाम सिद्ध हुआ। तो मोहम्मद गोरी के जितने भी गुलाम हुए, सबसे यदि योग्यतम गुलाम साबित हुआ तो वो हुआ आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गोरी के गुलाम आपके कुबाचा और यल्दौज भी थे, लेकिन उतना योग्यतम सिद्ध नहीं हुए किसके सामने, मोहम्मद गोरी के सामने। वह अपनी योग्यता के कारण धीरे धीरे उन्नति करता हुआ सुल्तान के पद तक पहुंचा था। मोहम्मद गोरी ने इसको बहुत ही आगे बढ़ाया। साथ में एक ऐसे राज्य का संस्थापक बना जो भारत में अस्थायी रहा। तो भारत में अस्थायी रहा। नेक्स्ट, इतिहासकार हसन निजामी का क्या कहना है। तो इतिहासकार हसन निजामी का कहना है कि ऐबक अपनी प्रजा को समान रूप से न्याय प्रदान करता था। ऐबक जो हुआ करता था बहुत ही दान, इसलिए उसको लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐबक अपनी प्रजा को समान रूप से न्याय प्रदान करता था और अपनी राज्य की शक्ति और समृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहता था। तो हमेशा ही अपने राज्य की शांति और समृद्धि के लिए क्या प्रयत्नशील रहता था कुतुबुद्दीन ऐबक। मिनहाज का क्या कहना है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो मिनहाज ने ऐबक को क्या कहा, श्रेष्ठ भावनाओं से युक्त विशाल हृदयी बादशाह कहा है। मिनहाज ने ऐसे दानी व्यक्ति था इसलिए उसे, तो ऐसा दानी, ऐबक क्या था, दानी व्यक्ति था, इसलिए उसे लाख बख्श के नाम से भी पुकारा जाता है। ये पॉइंट आपको लिखना है। साथ में साहित्य और स्थापत्य कला में भी उसका योगदान था, उसका रुचि था। साहित्य में उन्होंने 2 लेखकों को संरक्षण दिया था जिनका नाम है हसन निजामी और आपके वक्र ए मुदब्बिर। तो वक्र ए मुदब्बिर और हसन निजामी को संरक्षण दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। साथ में स्थापत्य कला में उसने कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था दिल्ली में। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था अजमेर में। कुतुब मीनार की नींव रखी थी जिसको कंप्लीट किया था इल्तुतमिश ने दिल्ली में। और किसके, तो याद में बनवाया था ख्वाजा बख्तियार काकी के नाम पर। आगे देखते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की सबसे बड़ी योग्यता उसका एक कर्मठ सैनिक और योग्य सेनापति का होना है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो सबसे बड़ी योग्यता मानी जाती है उसका कर्मठ सैनिक, क्योंकि उसने मोहम्मद गोरी को बहुत ही सहायता किया था। मोहम्मद गोरी के समय बहुत ही आक्रमण के साथ बहुत ही उसका हेल्प किया मोहम्मद गोरी का। साथ में अलग अलग बुंदेल के राजा परमाल देव साथ को परास्त किया। कलिंजर, महोबा, खजुराहो आज जगह अपना आधिपत्य स्थापित किया किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो ये सब बहुत ही कर्मठ सैनिक और योग्य सेनापति का होना स्वाभाविक है। लेकिन कुछ कमियां हैं, तो उसके बारे में देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक की कमियां क्या थी। तो वह दान के साथ साथ रक्त भी बहाता था। तो दान तो करता था, लेकिन अपना आधिपत्य जमाने के लिए वह क्या करता था, युद्ध भी किया करता था, रक्त भी बहाता था। तो ये कमी ये है। अर्थव्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया, अर्थव्यवस्था पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। शक्ति के आधार पर लगान एवं करों को क्या वसूलता रहा। तो ये कमी थी। हिंदू मंदिरों के अवशेषों पर क्या किया, मस्जिद का निर्माण किया। तो जितने भी मस्जिद निर्माण किए गए वो हिंदू मंदिरों के क्या कहते हैं, अवशेषों पर निर्माण किए गए थे।
तो ये भी एक कमी थी। तो ये मोहम्मद गोरी के बारे में पूरा का पूरा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पूरा का पूरा डिटेल था। साथ में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह, तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि आराम शाह उसका पुत्र नहीं था और कुछ इतिहासकारों का मानना है आराम शाह, लेकिन बहुत ही कम समय पर, मात्र 7 से 8 माह तक ये शासन करता रहा। इसके बाद कौन आया? तो इसके बाद आपका इल्तुतमिश आया शासन करने के लिए, जो कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इल्तुतमिश के बारे में हम लोग बहुत डिटेल से देखेंगे, क्योंकि उसमें एकता व्यवस्था भी है, तो पूरा का पूरा अच्छे से चाहले गानी भी है, तो उसके बारे में कल अच्छे से देखेंगे। और अभी कुछ समय बाद आपको मेंस रिलेटेड लेक्चर मिल जाएगा, जिसमें आज हम लोगों ने जनसंख्या से संबंधित पूरा का पूरा सब कुछ कवर किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।